ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुख करेंगे 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों का। टिहरी गढ़वाल के जंगलों में आग लग गई, कई गांवों तक पहुंची आग, चारों तरफ छाया धुआं। हल्द्वानी में मौसम ने अचानक बदला मिजाज, आंधी तूफान के साथ बारिश, तेज ठंडी हवाओं से तापमान में थोड़ी गिरावट, नैनीताल और आसपास वाले इलाकों में भी बारिश। रुड़की में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट का मामला, जमकर चली लाठी डंडी और धारदार हथियार, घटना में 2 लोग हुए घायल, घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। मसूरी में सिंचाई विभाग ने किया शहीद स्थल का निरीक्षण, शहीद स्थल के सौदे कारण और संग्रहालय बनाए जाने को लेकर लिया जायजा, शहीद परिवार के सदस्यों और राज्य आंदोलनकारी ने संग्रहालय बनाने की मांग। रुड़की में गंगनहर में मौत की छलांग लगा रहे युवा और नाबालिग बच्चे, गंगनहर में युवक का स्टंट सोशल मीडिया पर वायरल, 50 फीट की ऊंचाई पर चढ़कर लगाई गंगा में छलांग। हरिद्वार में लोक अदालत का आयोजन, कार्यक्रम को लेकर सिविल जज और विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव ने की प्रेस वार्ता, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी विस्तृत जानकारी। उत्तरकाशी के सालरा गांव में लगी आग को किया नियंत्रित, शॉर्ट सर्किट के चलते हुआ बड़ा हादसा, आग फैलने से 10 आवासीय मकान जलकर हुए क्षतिग्रस्त, आग बुझाने में 6 लोग झुलसे। हल्द्वानी उप कारागार में पुलिस प्रशासनिक टीम ने की छापेमारी, जेल प्रशासन में मचा हड़कंप, जेल के अंदर मोबाइल चलाने की सूचना पर की कार्रवाई। रुद्रप्रयाग में खाई में गिरा टेम्पो ट्रैवलर, सूचना पर पहुंची पुलिस ने चालक को किया रेस्क्यू, घायल को अस्पताल में कराया गया भर्ती। टिहरी में श्रद्धालुओं से भरी बस पलटी, बस में तेलंगाना के 28 लोग थे सवार, मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को दिया प्राथमिक उपचार। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां उत्तराखंड में देहरादून से काठमांडू तक हवाई सेवा शुरू करने जा रही है। उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण युगाड़ा जौलीग्रांट एयरपोर्ट से काठमांडू त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बीच हवाई सेवा शुरू की जा रही है, जिसको लेकर राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा कि प्रदेश सरकार एयर कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए लगातार प्रयासरत है, जिसका नतीजा है कि प्रदेश से लेकर पड़ोसी देश नेपाल के लिए अब जल्द ही हवाई सेवा शुरू होगी। इस सेवा के शुरू होने से पड़ोसी देश नेपाल से हमारे संबंध और मजबूत होंगे। संबंध भी प्रगाढ़ हुए और दोनों देशों का टूरिज्म भी बढ़ेगा। हम सब जानते हैं कि उत्तराखंड में जहाँ बाबा केदारनाथ हैं, वहीं पर नेपाल में पशुपतिनाथ जी का मंदिर है। दर्शनार्थी दोनों स्थानों पर जाते हैं क्योंकि एक ही स्वरूप दोनों स्थानों पर अलग अलग भाग में है, तो श्रद्धा के कारण और सबका दोनों तरफ आना जाना होता है। नेपाल से पहले भी हमारे महत्वपूर्ण संबंध है, इससे और संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। उत्तराखंड में 10 मई से शुरू हुई चारधाम यात्रा में भारी तादाद में श्रद्धालु उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए शासन और प्रशासन के आला अधिकारियों को चारधाम यात्रा के मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी सौंपी गई है, तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद ग्राउंड जीरो पर चारधाम यात्रा पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। तो वहीं दूसरी ओर यात्रा को लेकर अब विपक्षी दल कांग्रेस सवाल उठा रहा है। प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कांग्रेस की ओर से उठाए जा रहे सवालों के जवाब देते हुए कहा कि सरकार चारधाम यात्रा में आ रहे श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। बावजूद इसके कांग्रेस का सरकार पर आरोप लगाना गलत है।
ये कांग्रेस के पास ना ही तो कहने के लिए कुछ है और ना ही करने के लिए कुछ है, और कांग्रेस की बात का जवाब मैं दूं भी क्यों, क्योंकि हम जनता की जवाबदेही पर हैं और जनता को जवाब देंगे इस चीज का। रही बात यात्रा को रोकने की, जिसका आरोप कांग्रेस के तथाकथित जो हमारे प्रवक्ता जी लगा रहे हैं, मुझे लगता है कि शायद उन्हें यात्रा के बारे में ये भी मालूम नहीं है कि इतना जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहा है इस प्रदेश के अंदर, यहाँ इस प्रदेश के अंदर जो हमारी तीर्थ नगरी है जिसमें केदार बाबा, बद्री धाम, यमुनोत्री, गंगोत्री, तमाम इन जगहों को यात्रा के रूप में देखते हैं और श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचते हैं, तो ये एक शुभ संकेत है कि तादाद में यहाँ पहुंच रहा है। हाँ, ये बात जरूर है कि एक चुनौती है कि जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं उनको यात्रा सुगम हो, सही तरीके से उनको व्यवस्थाएं मिले, उनको जितनी हमारी स्वास्थ्य संबंधित खाद्य सामग्री मिले। मुझे लगता है कि ये थोड़ी सी चुनौती तो है, लेकिन सरकार इन सारी चीजों को लेकर के बहुत ही संजीदा है और अधिकारियों को दिशा निर्देश देने का काम करिए। चारधाम यात्रा में भारी तादाद में श्रद्धालु उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए शासन और प्रशासन के आला अधिकारियों को चारधाम यात्रा के मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो वहीं चारधाम यात्रा की व्यवस्था पर डीजीपी अभिनव कुमार ने बयान दिया और कहा कि चारधाम यात्रा में जो भी यात्री आ रहे हैं देश विदेश से, उनकी अच्छी व्यवस्था की जा रही है। सभी प्रकार की सुविधाएं उन्हें दी जानी चाहिए और कोई आपराधिक घटना ना हो। पुलिस भी इसके लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि चारधाम यात्रा में जो भी यात्री आ रहे हैं देश के विदेश के अलग अलग भागों से, तो उनकी व्यवस्था उचित होनी चाहिए, उनको सभी प्रकार की सुविधाएं मिलनी चाहिए और पुलिस के पॉइंट ऑफ व्यू से कि यातायात का प्रबंधन अच्छा रहे, वो सुरक्षित आएं और सुरक्षित जाएं और उनको कहीं पे भी कोई उनके साथ मतलब कोई आपराधिक घटना ना हो। तो ये पुलिस के लिए मुख्य रूप से चुनौती है। और ये बात सही है कि पहले कुछ शुरू के 4-5 दिनों में अप्रत्याशित भीड़ आई थी और किसी ने मतलब उत्तराखंड के इतिहास में इतनी भीड़ चारधाम यात्रा के शुरुआती दिनों में पहले कभी नहीं आई। ऑलरेडी यह आंकड़ा लगभग 12 लाख क्रॉस कर चुका है। आज 18वां दिन है चारधाम यात्रा का, तो आप तो ये बहुत बड़ी चुनौती थी हमारे लिए। लेकिन अब इससे हम लोगों ने जो शुरुआती दौर में जो समस्या आई थी, जो भीड़ का दबाव था, ट्रैफिक की समस्या थी, उसको हमने समझते हुए कुछ हमने कदम उठाए हैं। और यद्यपि उन पुलिस की उस कार्रवाई से हो सकता है कि यात्रियों की यात्रा में समय ज्यादा लगे। पंजीकरण न होने के चलते पिछले कई दिनों से हरिद्वार और ऋषिकेश में फंसे चारधाम यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। उत्तराखंड सरकार ने ऐसे यात्रियों के रजिस्ट्रेशन कर उनके स्पेशल पास देकर चारधाम यात्रा पर भेजने की बड़ी सौगात दी है। इनमें वो यात्री भी हैं जो फर्जी रजिस्ट्रेशन का शिकार हो गए थे और खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे थे। जिला प्रशासन की ओर से हरिद्वार के मेला नियंत्रण भवन ऐसे हजारों यात्रियों को पास देकर चारधाम यात्रा के लिए भेजा जा रहा है। देखिए, हरिद्वार में जो भी लोग किसी भी कारण से फंसे हुए हैं, 2 दिन हो या 3 दिन हो या 4 दिन हो, उनकी होटल की रसीद हो, टिकट हो, किसी भी आधार को बना के उनका कोई भी वो प्रूफ अपना दिखा देते तो उनको हम लोग यहाँ से रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। और आज से हम लोग ये भी कोशिश कर रहे हैं कि सबका रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन पोर्टल पे भी चढ़ा दिया जाए ताकि किसी भी बैरियर पर उनको समस्या ना आए। इस तरह के भी आ रहे हैं, कई तरह के आ रहे हैं। इसमें कुछ लोग ऐसे भी आ रहे हैं जिन्होंने जब रजिस्ट्रेशन कराया तो 4 धाम के नाम से रजिस्ट्रेशन तो हुआ, लेकिन 4 में से 2 धाम पे उनकी डेट चढ़ी, तो उनके जो 2 धाम बचे हैं उनका भी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं वो, क्योंकि वो भी फंसे हुए हैं उसे एक तरह से। कई सारे ऐसे भी हैं जो फर्जी रजिस्ट्रेशन का शिकार हुए, उनका भी रजिस्ट्रेशन हम लोग कर रहे हैं। उनकी वो एप्लीकेशन देख के उन्होंने FIR वगैरह भी अपनी रिपोर्ट कर दी है। अभी तो बड़ी खुशी, क्योंकि हर इंसान चाहता है कि चारधाम की यात्रा हो जाए मेरी अच्छी से अच्छी, क्योंकि पैसेंजर को लेके आता है तो बड़ी मुसीबत से उनको पटा के लाता है। और यहाँ ला के ना अगर मान लो ऐसे फंस जाता है और यहाँ के लोग अगर मान लो अपने को प्रशासन नहीं सुनती है तो बड़ी आफत आती है। अब ये बंद कर रखा था यहाँ रजिस्ट्रेशन, हमारा रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो हम यहाँ पड़े हुए थे 21 तारीख से भूखे प्यासे। अब आज 28 तारीख को हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ तो हमने सोचा कि चलो अब चारधाम की यात्रा हो जाएगी हमारी। चारधाम यात्रा में फर्जी रजिस्ट्रेशन के तार दूसरे राज्यों तक जुड़े हुए हैं। इस बड़े गिरोह पर कार्रवाई करने के लिए हरिद्वार पुलिस ने कमर कस ली है। फर्जी रजिस्ट्रेशन मामले में
अभी तक उत्तराखंड के अलग अलग जिलों में करीब 39 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं, जबकि आधा दर्जन से अधिक लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अकेले हरिद्वार में इस मामले में करीब 1 दर्जन मुकदमे दर्ज हुए हैं, जबकि 4 लोग पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं। तो वहीं एसएसपी हरिद्वार ने बताया कि इस मामले में तार दूसरे राज्यों से भी जुड़े हुए हैं, जिसमें राजस्थान, केरला, महाराष्ट्र सहित कई प्रदेश शामिल हैं। उन्होंने कहा कि कई एजेंसियों को उन्होंने रडार पर भी लिया है, जिनके खिलाफ सबूत जुटाकर कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। पिछले 3 दिनों से हरिद्वार पुलिस के द्वारा चारधाम यात्रीगणों के द्वारा जो फर्जी पंजीकरण के जो मामले हमारे संज्ञान में आए थे, उसको संज्ञान में लेते हुए करीब 10 से ऊपर मुकदमे अभी तक पुलिस के द्वारा उसमें दर्ज किए गए हैं, जिसमें सिटी क्षेत्र में अलग अलग थानों में और देहात क्षेत्र में मंगलौर थाने में मुकदमे दर्ज किए गए हैं। इसमें 4 लोगों की अरेस्टिंग अभी तक की जा चुकी है। अन्य और भी इसमें अभियुक्तगण जो प्रकाश में आए हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। साथ में जो इनके द्वारा फर्जी रजिस्ट्रेशन के इक्विपमेंट जिससे बनाए जा रहे थे, वो भी पुलिस के द्वारा जब्त किए गए हैं। इसके पीछे और जो लोग जो ट्रैवल एजेंट्स या ट्रैवल एजेंसियाँ साथ में लगे थे, जो अन्य राज्यों में भी कार्यरत हैं, उनके खिलाफ भी पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। वक्त तो चला एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुक करेंगे खबरों की ओर। हाल ही में शहर के नामी बिल्डर सत्येंद्र सिंह साहनी उर्फ बाबा साहनी ने कारोबार में पार्टनरशिप के विवाद के चलते 8वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली, जिसके बाद उनकी जेब से मिले सुसाइड नोट और उनके बेटे के बयान के आधार पर पुलिस ने नामी बिजनेसमैन अजय और अनिल गुप्ता को गिरफ्तार किया और अब उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत के लिए भेज दिया गया है। लेकिन इसी बीच अब ये मुद्दा सियासी मोड़ लेने लगा है। कांग्रेस इस मामले को लेकर शासन प्रशासन को घेरती नजर आ रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि सरकार बेशरम, नकारी और भ्रष्ट है। राजधानी नहीं, उत्तराखंड अपराधियों की शरण स्थली बन गया है। और आपने देखा होगा नैनीताल के आसपास और कुछ ऐसे इलाके हैं सोमेश्वर के आसपास जहां लोग बॉडीज डाल के जाते थे, उसकी जानकारी अभी इस बीच कुछ घटनाओं में ज़रूर कमी आई है। लेकिन उसके अलावा कितने विपिन रावत का केस है जिसकी मृत्यु हुई, 10 दिन तक अपराधी नहीं पकड़े जाते हैं। इसी प्रदेश में अंकिता भंडारी मर्डर केस हो गया। अब महिला अपराध में 9 हिमालय राज्यों में हम पहले नंबर पर। पूरी व्यवस्था खराब है। सरकार क्योंकि वोट मिल जा रहे हैं, इस वजह से सरकार सुधर नहीं रही है। और मेरे को लगता है कि चाबी जनता के हाथ में है। जनता को सही निर्णय करने पड़ेंगे, तभी कोई भी सरकार है तभी डरेगी और सही काम करेगी। रानीखेत से विधायक प्रमोद नयनवाल ने बयान देते हुए कहा कि रानीखेत विधानसभा के चौमुखी विकास के लिए मुख्यमंत्री के सहयोग से विकास कर योजनाएं धरातल पर उतारी जा रही है। रानीखेत विधानसभा में पेयजल की 300 करोड़ की योजनाएं चल रही हैं। मुख्यमंत्री के सहयोग से चिकित्सा क्षेत्र में रानीखेत के चिकित्सालय में MRI मशीन, सिटी स्कैन मशीन, NICU की मंजूरी मिल चुकी है और इसी के साथ जनता की मांग पर कैंट क्षेत्र को सिविल में लाने का प्रस्ताव भी केंद्र को भेजा गया है। मोदी जी ने विशेषकर जो हमारी रानीखेत विधानसभा में है, तो इसमें लगातार विकास के चहुमुखी विकास का कार्य किए हैं। हमारी पेयजल योजना में लगभग 300 करोड़ की योजनाओं का काम चल रहा है। इसी प्रकार सड़कों का ऐतिहासिक कार्य हो रहा है और सबसे बड़ा काम हमारा जो हमारा कैंट का एरिया है, जो रानीखेत का, तो उसको सिविल एरिया की उसको नगर पालिका में घोषित करने के लिए, नगर पालिका घोषित करने के लिए प्रस्ताव केंद्र को भेजा, जो बहुत बड़ा प्रस्ताव है। बहुत बड़ा लोगों की जन आकांक्षाओं को पूरा करने करने का सपना आज पूरा होने की ओर है। माननीय मुख्यमंत्री जी का उसके लिए मैं क्षेत्र की जनता की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ। उत्तराखंड में कथित यूट्यूबर युवक ने दिवंगत जैन संप्रदाय के कुछ संतों को रास्ते में रोककर उन पर टिप्पणी की और साथ ही उनके साथ अभद्रता भी की, जिसका युवक ने वीडियो भी बनाया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिससे जैन संप्रदाय के भावनाओं को आहत हुआ। तो वहीं वीडियो सामने आने के बाद योजना ग्रुप ने एक्स पर वीडियो साझा कर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, डीजीपी अभिनव कुमार समेत सभी अधिकारियों को टैग कर शिकायत की, जिसका संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड पुलिस महानिदेशक को सभी तथ्यों की जांच कर
उचित कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। देखिए, आज आज दिनांक 27 मई को दोपहर में मेरे संज्ञान में ये बात आई थी कि सोशल मीडिया पे कुछ वीडियो वायरल किए गए हैं और उनमें हमारा जो दिगंबर जैन संप्रदाय है उसके बारे में कई आपत्तिजनक बातें की गई हैं और उनकी भावनाओं को, उनकी मान्यताओं को आहत किया गया है। तो जैसे ही ये घटना की जानकारी मिली वो वीडियो मेरे संज्ञान में लाए गए तो उसमें तुरंत उनको मैंने एसटीएफ को दिया और एसटीएफ से इसकी जांच पड़ताल करने को कहा। तो और एसटीएफ की जांच पड़ताल में ये पाया कि ये वीडियो संभवतः हमारे जनपद टिहरी के थाना देवप्रयाग में जो तोता घाटी का एरिया है वहां के एक स्थानीय युवक द्वारा बनाए गए, उसको चिन्हित कर लिया गया है। तो इसमें जैसे ही ये वेरीफाई हुआ कि ये किसने वीडियोस बनाए हैं और तो तुरंत एसटीएफ को इसमें मुकदमा दर्ज करके और थाना टिहरी को ट्रांसफर करने के लिए कहा गया। तो इसमें आईपीसी और आईटी एक्ट की सुसंगत धाराओं में हमने अभियोग पंजीकृत कर लिया है। भारत रक्षा मंच की ओर से माता अहिल्याबाई होलकर जयंती और वीर सावरकर जयंती पखवाड़े के अवसर पर संगोष्ठी सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान भारत रक्षा मंच के प्रदेश संयोजक संगठन मंत्री आशीष वाजपेयी ने वरिष्ठ समाजसेवी रश्मि चौधरी को भारत रक्षा मंच महिला प्रकोष्ठ हरिद्वार प्रमुख की जिम्मेदारी दी। तो वहीं कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए पूर्व मंत्री निरुपमा गौड़ ने कहा कि भारतीय महिलाओं ने प्राचीन काल से ही अपनी कुशलता और साहस का परिचय दिया है। ये भारत रक्षा मंच की ओर से और मुझे जो इसमें डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार से प्रमुख प्रकोष्ठ का बनाया गया महिला का, और हमारी सारी महिलाओं ने पूरा पूर्ण सहयोग किया है क्योंकि आज अहिल्याबाई जी की जयंती भी है और सावरकर जी की भी जयंती है। तो हम उसको अपने महिला जो हैं उसके बारे में पूरे अहिल्या जी का जो चरित्र है और जो उनका जीवन शैली थी उसके अकॉर्डिंगली हम लोग अभी चर्चा करेंगे। संगोष्ठी होगी हमारी, तो हम लोग सब एकत्रित हुए हैं। प्रकोष्ठ के तत्वाधान में आज माता अहिल्याबाई होलकर जी की जयंती मनाई जा रही है। यहाँ पर सभी रुड़की की कर्मठ महिलाएं मौजूद हैं और ये मंच मैं समझता हूँ कि महिलाओं के लिए, उत्थान के लिए बहुत कार्य कर रहा है और महिलाओं के लिए सरकार भी तत्पर है लगातार पूरे देश में, चाहे प्रदेश सरकार हो चाहे भारत सरकार हो। महिलाओं के लिए कोई ना कोई योजना है, महिलाओं के लिए कोई ना कोई आरक्षण और कोई ना कोई योजना हर टाइम निकलती रहती है। महिलाओं को मजबूत करने का मतलब कि देश को मजबूत करना है, तो महिलाओं को हम लोग मजबूत कर रहे हैं लगातार। 34% आरक्षण हो, चाहे महिलाओं के लिए सुविधा हो, चाहे 3 तलाक का मुद्दा हो, चाहे यूसीसी बिल हो, तभी मैं समझता हूँ कि महिलाओं को मजबूत कर रहे हैं और ये मंच भी महिलाओं को मजबूत कर रहा है। हल्द्वानी शहर में अचानक मौसम बदलने से लोगों में खुशी की लहर है क्योंकि हल्द्वानी शहर में बारिश हुई और भीषण बारिश के कारण तापमान में भी काफी गिरावट आई है। तो वहीं हवा में नमी और आसमान में बादलों की होने से उतनी तपिश नहीं है और अन्य दिनों में जिस तरीके से तापमान लगातार बढ़ रहा था उससे थोड़ी सी राहत अब आम जनमानस को मिली है। तो वहीं काठगोदाम नरीमान चौराहे पर पेड़ गिर गया जिससे यातायात बाधित हुआ है। तो वहीं मौके पर पहुंची पुलिस और फायर टीम ने पेड़ काटकर हटाया। यातायात सामान्य रूप से सुचारू कर लोगों को भी राहत दी गई। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले क्षेत्र का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका था। तो वहीं उत्तराखंड में बीते कुछ दिनों से गर्मी का कहर देखने को मिल रहा है। मैदान से लेकर पहाड़ तक में अधिकतम तापमान में सामान्य से 5 से 6 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। दून की गर्मी ने एक बार फिर रिकॉर्ड तोड़ दिया है। भीषण गर्मी के चलते रेडी ठेली लगाकर अपना जीवन यापन करने वाले दुकानदारों पर भी गर्मी का असर पड़ा है। तो वहीं स्थानीय दुकानदारों का कहना है कि पिछले कई सालों में भी राजधानी देहरादून में ऐसी गर्मी नहीं पड़ी। साथ ही उनका कहना है कि गर्मी की वजह से आम जनता घरों से बाहर नहीं निकल पा रही है, जिसकी वजह से उनकी फल सब्जियां भी खराब हो रही हैं। अच्छा है कि गर्मी तो बहुत पड़ रही है, सब्जी बहुत खराब हो रही है, सब्जी भी कम कर दिया है, रोज सब्जी फेंक के जा रही है। धूप इतनी तेज हो रही है कि सब्जी 2 मिनट में जल जा रही तुरंत। अब सौदा बहुत कम कर दिया है, ग्राहक है नहीं, पूरा बाजार खाली पड़ा 5 बजे तक। 5 बजे बाद ग्राहक निकलता है, वही थोड़ा बहुत सौदा बिकता है। ज्यादा पड़ रही है सर,
लिए गन्ने की ठेली लगा रहे हैं, बर्फ मिला के ठंडा पिला रहे हैं, तो मतलब लोगों को थोड़ा सुकून मिल रहा है। आ रहे हैं, कुछ आ रहे हैं, कुछ नहीं भी आ रहे हैं, मतलब उसलिए कैसे जगह जगह चल रही है गन्ने की ठेली। अकेले नहीं, अकेले होते तो मतलब बहुत कुछ चलता है, लेकिन जगह जगह है वो नॉर्मल अपना चल रहा है। आज तक वैसे तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि इतनी गर्मी मैंने आज तक जिंदगी में कभी नहीं देखी है। देहरादून का वैसे ही आपको पता है उत्तराखंड है, देहरादून में लोग बाहर से घूमने आते हैं यहाँ पर, और इसलिए आते हैं क्योंकि उत्तराखंड का वेदर के चक्कर में। और यहाँ पर हमने देखा है जब से हम तो यहाँ पर लगाते हैं, अपनी फूड वैन लगाते हैं, इस गर्मी के कारण ना ही कस्टमर आ पा रहे हैं। पहले रेगुलर कस्टमर आते थे और अब ये है कि मतलब गर्मी से बहुत बुरा हाल है। इस बार तो कुछ ज्यादा ही गर्मी है यहाँ। यमुना नदी का जल हर जगह पर प्रवाहित होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वास्तव में मां यमुना कहां से निकलती है? आज हम आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। तो चलिए आज हम इन्हीं पवित्र धाम यमुनोत्री से जुड़े इतिहास को बताते हैं। अद्भुत अलौकिक यमुनोत्री 4 प्रतिष्ठित हिंदू तीर्थ स्थलों में से, जहां से होती है 4 धाम यात्रा की शुरुआत। यमुनोत्री धाम दर्शन और मंदिर का इतिहास। यमुनोत्री धाम अपने आप में एक बड़ी मान्यता रखता है, जो 4 धाम तीर्थ यात्रा का एक हिस्सा है। यहीं से 4 धाम की यात्रा शुरू होती है। आपको बता दें कि यमुना नदी का स्रोत उत्तरकाशी में गढ़वाल में स्थित है, और ये गढ़वाल हिमालय में 3293 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यमुनोत्री मंदिर का इतिहास। मां यमुनोत्री के मंदिर का इतिहास बताने से पहले हम आपको बता दें कि यमुनोत्री मंदिर गढ़वाल हिमालय के समुद्र तल से काफी ऊंचाई पर मौजूद है। बता दें ये लगभग 3235 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। शुरुआत में मंदिर को टिहरी नरेश ने 1839 में बनवाया था, लेकिन दुर्भाग्यवश यमुनोत्री की बाढ़ की चपेट में आ गया था, जिसके बाद मंदिर का निर्माण पूर्ण रूप से 19वीं शताब्दी में जयपुर के महारानी गुलारिया और टिहरी गढ़वाल के राजा प्रतापगढ़ ने अपनी पूरी निष्ठा और भक्ति के साथ पूरा कराया। यमुनोत्री धाम की यात्रा का महत्व। किसी भी यात्रा के पीछे कई सारे कारण और कथाएं छिपी होती हैं। ऐसे ही मां यमुनोत्री के धाम की यात्रा का महत्व है, जिसके अनुसार कहा जाता है कि सूर्य देवी की पुत्री यमुना और पुत्र यमराज है। जब मां यमुना नदी के रूप में पृथ्वी पर बहने लगी तो उनके भाई यमराज को मृत्यु लोक दिया गया। मां यमुना ने भाई दूज का त्योहार बनाया। यमराज ने बहन यमुना की बात को सुनकर वरदान दिया कि जो भी तेरे पवित्र जल में स्नान करेगा वो यमलोक का रास्ता कभी नहीं देखेगा। इसीलिए कहा जाता है कि जो भी मनुष्य यमुना के पवित्र जल में स्नान करता है तो वो अकाल मृत्यु के भय से दूर हो जाता है और मोक्ष को प्राप्त होता है। इसीलिए यहाँ हजारों से भी ज्यादा की संख्या में भक्त आते हैं। यमुनोत्री के कपाट खुलने का समय। पहाड़ों में बसी यमुनोत्री मंदिर में आने और जाने का समय निर्धारित है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कोई किसी भी समय आ जा सकता है। इसीलिए मंदिर के कपाट खुलने का समय तय है। बता दें कि मंदिर के कपाट अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर खोले जाते हैं, यानी कि अप्रैल मई के महीने में कपाट खोले जाते हैं। यात्रा शुरू हो जाती है और अक्टूबर नवंबर में मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। यमुनोत्री धाम की यात्रा की शुरुआत है। बता दें कि यात्रा की शुरुआत सबसे पहले पांडवों ने की। पांडव उत्तराखंड में तीर्थ यात्रा पर आए थे, तो पहले यमुनोत्री आए, उसके बाद गंगोत्री, फिर केदारनाथ और बद्रीनाथ की ओर बढ़े। तभी से 4 धाम यात्रा की शुरुआत हुई। तभी से ही यहाँ पर लाखों भक्तों का तांता लगता रहता है और सब अपनी मनोकामना को पूर्ण कराने के लिए
यमुनोत्री से यात्रा की शुरुआत करते हुए चार धाम की पूरी यात्रा करते हैं। मनुष्य अपने जीवन में अनेकों पाप करता है, जिनका उद्धार यमुनोत्री के जल में स्नान करने से हो जाता है। पाप से मुक्ति पाने के लिए हर साल यहाँ भक्त आते हैं और कलयुग में किए पाप से मुक्ति पा लेते हैं। स्पेशल डेस्क जनता टीवी। चलिए देवभूमि की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। यहाँ पे रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए।